चलिए फिर से आपका वेलकम है आपके क्रैश कोर्स में। और आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे वो 2015 का, क्योंकि 2013 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप कहेंगे कि 2014 क्यों नहीं बनाए सर, तो उस बार ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया था। 2014 में ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछे गए थे। तो यहाँ पर बोर्ड पर आपका लिखा हुआ है 2015 का आपका क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन अब आपको याद रहे कि अब जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वो 10 नहीं आएंगे, अब आएंगे 28। फिर 2-3 साल के बाद 35 सवाल पूछे जाते हैं। अब तो 42 पूछे जाते हैं और 35 का जवाब देना है। तो अब जो है ऑब्जेक्टिव्स का जो है क्वेश्चंस वो बढ़ चुका है। तो अब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको हैंडल करें। क्योंकि अब जो है रिपीट भी करेगा क्वेश्चंस और आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। और आपको जस्ट ये बस थोड़ा फोकस होते जाएंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव्स भी जो है बिहार बोर्ड में जो भी आने वाला है आपका ज़रूर बनेगा। लेकिन अब क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो चुका है, अब 10 सवाल नहीं है, अब हैं 28। तो आज के सवाल में देखते हैं 28 में कितना सवाल कर सकते हैं। नहीं तो इसको फिर से हम दूसरा वीडियो बना के अपलोड करेंगे। बहुत बड़ा अगर वीडियो बन जाएगा तो परेशानी तुम लोगों को होगा कि तुम लोग देख नहीं पाओगे, और तुम लोग बड़ा बड़ा वीडियो देखना नहीं चाहते, छोटा देखना चाहते हो 1 घंटा के अंदर वाला। तो वही कोशिश करेंगे कि देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए अब हम ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए अपना फोकस हो जाएं। तो क्वेश्चन आपका जो है, आपका सवाल जो है यहाँ पर क्या है, देखिए। पेंसिल को हटा देते हैं। कहता है 1 नंबर सवाल 2015 का, व्हेन ऑफ स्प्रिंग is formed by single parent, then it is called, हिंदी भी कर देंगे, as A नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी नंबर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी नंबर बोथ ए एंड बी, और डी नंबर होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि आज पढ़ाए हैं आप लोग को। चलिए पहले जानिए, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतति, सिंगल पेरेंट का मतलब होता है एकल जनक, एकल जनक। अब आप जानते हैं क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश में सिंपल कि व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट देन इट इज कॉल्ड, अगर सिंगल पेरेंट के द्वारा अगर संतति का यानी कि ऑफ स्प्रिंग का उत्पत्ति हो, हिंदी में बोलता है कि एकल जनक, सिर्फ एक जनक, चाहे जो भी जनक, इसमें मादा और नर का जरूरत नहीं है, एक जनक के द्वारा अगर संतति उत्पन्न होता है तो क्या कहते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। आपको बोले थे कि लैंगिक जनक में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जनक की जरूरत होता है, नर एवं मादा, लेकिन अलैंगिक में एक ही जनक काफ़ी है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट आंसर है कि व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म बाय सिंगल पेरेंट, यानी एक पेरेंट के द्वारा जब संतति का उत्पत्ति होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आंसर ये होगा, जिसका हिंदी होता है अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो लैंगिक जनन, इसमें 2 पेरेंट का जरूरत है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल और फीमेल गैमेट मदर के
अंदर यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर मिलता हो उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों गलत है, ये भी गलत है, तो कौन होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? परिभाषा सही है। दूसरा पर आइए, दूसरा सवाल है रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन। अब चॉइस दिया हुआ ए बी सी, लिखेंगे नहीं, जितना चॉइस लिखेंगे उतना ही समय हम लोग का नष्ट होगा, क्योंकि आपके पास भी क्वेश्चन बैंक है, आप उसे लेके बैठो। इसके बाद देखते हैं। और बडिंग का होता है हिंदी मुकुलन। क्या कहता है? रिप्रोडक्शन का मतलब जनन, कहता है मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है? तो हम आपको बताए थे ईस्ट में। तो यहाँ पर ईस्ट आप खोजेंगे। ईस्ट में क्या होता था याद है? ये ईस्ट का सेल था जिसमें एक बड बनता था, और ये बड जो है ये टूट जाता था और एक नया क्या बनाता था? नया संतति का निर्माण करता था, और ये पुराना वाला तो था ही ऐसे। तो कहने का मतलब एक बड, ये जो बड है यानी बडिंग, बड के द्वारा एक नया जनरेशन का उत्पत्ति होता है। किस में होता है? तो ईस्ट। अब देखेंगे ईस्ट किस में है। तो आपका फर्स्ट ही है ईस्ट, दूसरा है पारामीशियम, तीसरा है पेनिसिलियम, ऑल ऑफ दिस। तो पारामीशियम नहीं होगा, प्रोटोजोआ है ये। पेनिसिलियम ये एक जो है आपका फंगाई है, फंजी है, तो ये भी नहीं है, कवक नहीं। तो ईस्ट पहला ही होगा, तो पहला ही चॉइस होगा ईस्ट, जिसको कहते हैं हिंदी में भी ईस्ट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी क्या कहते हैं? इसको ईस्ट ही कहते हैं। इसका शुद्ध हिंदी होता है खमीर, लेकिन खमीर प्रचलित नहीं है, इसलिए आप याद क्या करोगे? ईस्ट। ठीक है, तो 2 सवाल आपका सॉल्व हुआ। तीसरा जो है देख लेते हैं, तीसरा यहीं पर लिख देते हैं। चूँकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो मिटाएंगे एक बार 3 या 4 क्वेश्चन करके, 2 क्वेश्चन कम से कम करेंगे, जितना बोर्ड में भर नहीं जाए। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स? What is the number of chromosome in human gametes? A नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया, मैंने कल ही बताया था पिछले वीडियो में कि गैमिट जो होता है बाबू, कोई भी युग्मक कहते हैं। गैमिट का हिंदी क्या होता है आपका? युग्मक। युग्मक। गैमिट का हिंदी क्या होता है आपका? युग्मक होता है। और मैंने कहा था युग्मक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मैंने कहा था जिस जाति में जितना गुणसूत्र है उसके युग्मक में यानी उसके गैमिट में आधा हो जाता है। तो आप जानते हो कि ह्यूमन में कितना होता है क्रोमोसोम? 46 यानी 23 पेयर, जोड़ा। 23 जो होता है 23 जोड़ा होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि अगर 46 क्रोमोसोम है तो इसके युग्मक यानी गैमिट में कितना होगा गुणसूत्र? तो आपको याद है, मैंने 2-3 बार रिपीट किया है, क्लास में तो बताया ही था, लेकिन क्रैश कोर्स में भी कम से कम 2 बार रिपीट हो चुका है। तीसरा बार आया है कि गैमिट में कितने होते हैं गुणसूत्र? तो आधी होता है, जिसको कहते हैं हैप्लोइड या एन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि रिपीट किया क्वेश्चन, तो यहाँ कितना होना था? 46 है तो 23 होना चाहिए। ए नंबर में है कि गलत, बी नंबर में है 23, यही सही है। सी नंबर में 44 गलत, और डी नंबर में 46 ये भी गलत है। ये क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है, लेकिन युग्मक कितना होता है? युग्मक में यानी गैमिट में आधा हो जाता है, तो आपका होगा 23। बी नंबर सही है। कौन है? बी नंबर सही है। तो आप जो है क्वेश्चन बैंक लेके बैठेंगे तो इसमें ए सही था आंसर, इसमें क्या था आपका ये बी था। तो सब में मैंने बता दिया, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप जो है मिला लेंगे अपने, या तो आप क्वेश्चन बैंक लेके बैठिए जब ये आप मतलब कि लेक्चर को वॉच कर रहे हों। तो मैं देख रहा हूँ पीछे दिख रहा है कि नहीं, बस इतना देखना है हमको। हाँ, स्पष्ट दिखाई दिया। तो अब इसको जो है मिटा लेंगे, तब तक आप इसको एनालिसिस कीजिए, सोचिए, भागिए मत जब वीडियो देख रहे हो। तो चलिए इसको मिटाते हैं।
चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं, जिसमें जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल होगा वहाँ कॉन्सेप्चुअल हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर इंफॉर्मेशन होगा सिर्फ यानी सूचना होगा उसको क्वेश्चन को बस दिमाग में रखेंगे। सूचना भी बहुत ज़रूरी है बाबू, सूचना अगर बायोलॉजी में है, सूचना जो है जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी दिमाग में रखना पड़ता है। तो चलिए अब आइए 4th नंबर क्वेश्चन पे। आज ही बताए हैं, ये चैप्टर भी ख़त्म किए थे, जो लड़का देखे होंगे, ये जो बाहर का बच्चे हैं तो जानिए, ओविपेरस आर, इसको कहते हैं हिंदी में अंडजनक। अंडजनक होता है तो नाम तो ही स्पष्ट है, अंडजनक यानी ओभी का मतलब ये होता है अंड यानी अंडा, अंडा देने वाला, अंडा को उत्पत्ति करने वाला, यानी कि बच्चे को जन्म नहीं दे, किसको दे, अंडा दे पहले, यानी कि एग दे। जितने भी मुर्गी हैं, जितने भी आप जानते हो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, जितने भी, वो सब क्या होता है, एग देता है। बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, मोस्ट रेप्टाइल्स जो सड़क के चलने वाला है, फ्रॉग हैं, आपका फिश है, मछली, ये सब एग देता है, ये सब बच्चे को जन्म नहीं देता है। तो जो बच्चे को जन्म देता है उसको कहते हैं विविपेरस, हैं, और जो अंडे को उत्पन्न करता है उसको कहते हैं ओविपेरस। तो अंडजनक कौन है देखिए, हैन मुर्गी है, स्नैक जानते हैं आप, सांप, तो वो भी है, क्रोकोडायल, तो ये भी क्या मैंने बोला, सड़क के चलने वाला, तो ये भी है। तो इसमें होगा डी, ऑल ऑफ दीज। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को क्रोकोडायल जो है मगरमच्छ के बारे में नहीं पता, माना, लेकिन आपने अपनी आंखों से तो देखा होगा, आपने इर्द गिर्द हैन मुर्गी और स्नैक को भी देखा होगा, अंडे सुना होगा। तो दो अगर ये सही है, अगर दो, तो आपको निश्चित है कि सी नंबर जो है वो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऊपर में सभी। तो इसमें होगा कौन आंसर आपका, डी, ऑल ऑफ दीज, मतलब उपयुक्त सभी, यानी कि ए बी सी सभी सही है। इसलिए ऑल ऑफ दीज का मतलब उपयुक्त, मतलब ऊपर में दिया हुआ सभी सही है, यानी तीनों चॉइस सही है। तो चलिए 4 नंबर जाना। 5 नंबर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड इज, पहले डिप्लॉयड होता है ये बोला, तो डिप्लॉयड किसको कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विगुणित। द्विगुणित कौन होता है, ए नंबर दिया है चॉइस आपका ओवम। ओवम का मतलब होता है, आप जानते हो कि एग, ओवम को एग भी कहा जाता है। और पोलन ग्रेन क्या है आपका, ये आपका मेल गैमिट है प्लांट का, यानी कि नर युग्मक है। तो ये ओवम जब युग्मक है तो आप जानते हो ये डिप्लॉयड नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ ये याद रखेंगे कि जीव अगर डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड का मतलब जानते हैं 2n, यानी डिप्लॉयड यानी 2n, इसको कहते हैं द्विगुणित। अगर जीव है, कोई भी जीव, तो जैसे कि मेरा जो शरीर है उसमें हर एक कोशिका, जितने भी सेल हैं सब डिप्लॉयड है, मतलब 46, 2n बराबर 46 है। यानी एक सेट क्रोमोसोम फादर की तरफ से आया है, एक सेट क्रोमोसोम मुझ में किस में आया है, मदर के तरफ से। तो कितने सेट हुए, 2 सेट, तो 2 सेट को 2n लिखा जाता है। इसको आप डिप्लॉयड कहते हुए द्विगुणित। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जितने गैमिट हैं, जितने युग्मक हैं, नर युग्मक या मादा युग्मक, उसमें हैप्लॉयड होता है। तो गैमिट जो होता है वो क्या होता है आपका, गैमिट यानी युग्मक, वो क्या होता है आपका युग्मक, ये होता है हैप्लॉयड, जिसको आप बोलते हो एक गुणित, या इसको n बोलते हैं। अब इसी से सवाल पकड़ना है, एकदम इजी है कि ओवम होता है गैमिट, तो ये हैप्लॉयड होगा, तो ये गलत है, यहाँ पूछ रहा है डिप्लॉयड। पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन जो है जिसको कहते हैं परागकण, वो है मेल गैमिट। किसका मेल गैमिट है, प्लांट का, पादप का, तो ये भी गलत है। ए और बी कहता है सी नंबर चॉइस कि ये दोनों सही है, गलत। जब दोनों गलत है तो ए भी सही नहीं है। जायगोट, जायगोट क्या होता है, युग्मनज, जब कहता है किसी भी जीव का मेल गैमिट और फीमेल गैमिट से मिलता है, तो ये जो मिलता है तो ये करता है फर्टिलाइजेशन कहलाया।
अब फर्टिलाइजेशन के बाद जीवन में जो पहला सेल बनता है, फर्स्ट सेल जिसको बोलते हैं पहला सेल, उसको हम लोग क्या कहते हैं आपको पता है? जायगोट, हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप जायगोट, तो ये क्या होगा? युग्मनज 2n। ये होगा क्योंकि n होता है गैमिट, मेल गैमिट हो, हैप्लॉइड यहाँ बोले थे, गैमिट जो भी होता है, ये भी n है, ये एक गुणित है, दोनों मिलने के बाद द्विगुणित हो जाएगा। तो जायगोट क्या होता है? द्विगुणित। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर जो है आपका होगा इसमें जायगोट, यानी कि जायगोट दिया हुआ डी, आंसर डी है। कॉन्सेप्ट भी साथ साथ देखते जाएंगे ताकि आपको परेशानी नहीं हो। चलिए अब इसको मिटा दें, चूंकि इसको आपको समझाए थे। आइए 5 के बाद आप आ जाइए 6 में। ये वाला याद करने वाला तो कह सकते हैं कि एरिल क्या है? एरिल इज एडिबल in which of the following fruits क्वेश्चन मार्क। एरिल का हिंदी होता है बाबू, एरिल का हिंदी होता है बीज चोल, यानी बीज के बाहर। तो आपको याद है बीज चोल किसका खाया जाता है? तो मैं बताया, जैसे कि मान लिया जाए कि आपने कभी जो है बहुत सारे फ्रूट को खाया है, तो बहुत सारे फ्रूट का बाहरी हिस्सा खाते हैं जिसको कहते हैं पेरिकार्प, किसी का मेजोकार्प कहते हैं बीज का हिस्सा, जिससे मैंगो का बीज का हिस्सा खाते हैं, सबसे बाहरी हिस्सा को छील देते हैं, और जो सीड होता है वो भी अंदर में, जिसको कहते हैं इंडोकार्प, इंडो। तो ये जो इंडोकार्प है इसको भी नहीं खाते हैं आम का, ये बीज का हिस्सा खाते हैं। तो वही पूछता है कि एरिल जो होता है बीज चोल, बीज चोल कहा जाता है बीज के बाहर का, किसका हिस्सा खाते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि ये जो लीची है ना, लीची का हम लोग एरिल खाते हैं, एरिल भाग। इसको आप याद रखोगे, रिमेंबर रखोगे, ये पूछा जाता है, 1-2 बार में पूछ ही देता है कि एरिल जो होता है एडेबल है, खाने लायक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट्स, किस फ्रूट्स में, किस फल में एरिल को खाया जाता है, यही इसका हिंदी हुआ। तो एरिल खाया जाता है किसमें? आपका लीची में। तो यहाँ देखिए लीची है, एक मारिस्टिका है, लीची है, एनोना है, ऑल ऑफ दिस। तो हम यहाँ पर लीची कहेंगे, क्या कहेंगे? लीची कहेंगे। तो बी नंबर सही है आपका, इसका आंसर होगा बी नंबर, लीची का एरिल भाग खाया जाता है। चलिए, और इसके बाद है 6 के बाद आप आ जाइए 7 में। किसमें आ जाइए? 7 में, 7 नंबर क्वेश्चन। सोर्स ऑफ ई कॉर फर्स्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन में दम दिखने लगा है, क्योंकि बायोटेक सवाल है, थोड़ा सोचने वाली। सोर्स मतलब स्रोत, सोर्स ऑफ ई कॉर फर्स्ट, ये छोटा होगा याद रखिएगा, ई कॉर फर्स्ट एंजाइम इज। तो देखिए ई कॉर क्या है? एक एंजाइम है, और वो एंजाइम मैंने बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग को बताया था कि डीएनए का दोनों धागे को काटने के लिए एक निश्चित जगह पर, जिसको हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, पैलेंड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं हिंदी में, वो कौन सा काटता है एंजाइम? तो उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो किसी न किसी बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। तो ये जो किस बैक्टीरिया से प्राप्त हुआ है, तो उसके नाम से है ई कोलाई। आपने कभी नाम सुना होगा ई कोलाई, जिसका पूरा नाम है इस्चेरिचिया कोलाई। तो ये जो स्रोत है इसी के नाम पर एंजाइम का नाम दिया जाता है। ये जो स्रोत है कि किस बैक्टीरिया से मैंने इसे पाया है, इस एंजाइम को, उसी के नाम से यह जो है ई कॉर फर्स्ट नाम दिया हुआ। देखिए ई से मतलब इस्चेरिचिया हुआ, सीओ का मतलब कोलाई हुआ, आर का मतलब होता है इसका स्ट्रेन,
ये मतलब कि इस ई कोलाई में भी टाइप हैं। और उसके बाद फर्स्ट क्या है, एंजाइम का नंबर है, ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है। तो इकॉर फर्स्ट जो है आपको मैंने बायोटेक में बताया था कि फर्स्ट यूनिट बायोटेक्नोलॉजी में कि यह जो स्रोत है ये इकॉर का कौन है, इकोलाई है। तो इकोलाई कौन है, देखिए चॉइस में है कोई, और नाम से ही स्पष्ट होता है चूँकि इसके नाम से ही रिलेटेड है इसका नाम, तो इस जिससे प्राप्त करते हैं उसी को। तो देखिए कहीं मिलता है BAMH1, तो ये गलत है। BAMH1 तो खुद एक एंजाइम है। ई कोलाई बी नंबर, तो यहाँ पर सीधा आंसर मारेंगे बी नंबर, ई कोलाई। आंसर में दिया हुआ है बी कोलाई होगा। और फिर दिया हुआ है सी, ए और बी, गलत। ए जो है आपका था क्या, एक एंजाइम था, और ई कोलाई तो बैक्टीरिया है। और डी नंबर है हिंड थर्ड, ये खुद एक एंजाइम है। तो एंजाइम से एंजाइम नहीं बनता। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, ये प्राप्त किया जाता है किसी न किसी बैक्टीरिया से। उसी बैक्टीरिया के अनुसार उसका नाम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ई कॉर फर्स्ट है, ई से हुआ इस्ट्रीशिया, और सी ओ से इसका दूसरा लेटर कोलाई, आर इसका स्ट्रेन, और फर्स्ट इसका जो है रोमन नंबर इसका ऑर्डर है। तो ये भी सवाल इजी है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि टेढ़ा है। जब बायोटेक आप अच्छी तरह से नहीं पढ़े होंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए फिर से इसको मिटा दें, और आप स्क्रीन में देख रहा हूँ कि आपका दिखता है कि नहीं, दिखना चाहिए। हाँ स्पष्ट है, चलिए कोई बात नहीं। तो 7 नंबर तक हुआ। कोशिश करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर लें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक के भरोसे ना रहेंगे, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो गलत होता है। इतना आप याद रखेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा कोई प्रकाशन से नहीं आता है। या तो कह सकते हैं कि जो बनाने वाला क्वेश्चन का आंसर है वो अच्छी तरह से नहीं बना पाया, या मिस्टेक कह सकते हैं किसका, जो छापने वाला है। तो क्वेश्चन बहुत सारे जो उसका आंसर है गलत रहते हैं। तो अब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है आपको वो है आपका 8 नंबर, इंडिकेटर मतलब सूचक, इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज। ये आपको याद करना है और जानना है। देखिए हमारे वातावरण में जो है आपका क्या कहें कि प्रदूषण तो होता ही होता है। तो हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्पन्न होता है तो वहाँ पर जो है समझिए कि कुछ न कुछ जल रहा होगा, ईंधन वगैरह। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी वैसा है, जब कोई ईंधन या कोई लकड़ी या कोई भी चीज़ पार्शियली जले, पार्शियली का मतलब आंशिक रूप से जले, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो ये जो गैसें हैं, जो भी गैस हैं, ये गैस क्या है आपका, ये हमारे वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो वही कहता है अगर जिस वातावरण में या जिस जगह SO2 का प्रदूषण ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या सूचक है। तो याद रखेंगे लाइकेन एक जीव है जो अलगी और फंगी से मिला हुआ है। यह जीव जो है सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक मतलब दोनों मिल के रहता है। अलगी मतलब शैवाल हिंदी में बोलते हैं, और फंजाई तो आप जानते हैं, या फंगी बोल सकते हैं आप जो प्रोनाउंसिएशन करते हो, तो उसको कवक कहते हैं। तो शैवाल और कवक यानी अलगी और फंजाई, ये दोनों मिल करके एक जीव बनता है। एक तरह से एक दूसरे का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जीव ना कह सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसको कहते हैं आप कि एक दूसरे का मददगार है और दोनों साथ में रह करके जिंदा होता। वैसे को क्या कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है। तो जहाँ ज़्यादा लाइकेन हो जिस वातावरण में, तो समझना उस वातावरण में SO2 का प्रदूषण ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो इंडिकेटर का मतलब कह सकते हो सूचक है, और SO2 तो जान रहे हो सल्फर डाइऑक्साइड, और पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। क्या होता है, प्रदूषण। तो कहता है जहाँ पर SO2 प्रदूषण है तो क्या सूचक है कि वहाँ जरूर लाइकेन का उत्पत्ति हुआ होगा। इर्द गिर्द देखेंगे लाइकेन ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, क्योंकि लाइकेन जो है जहाँ पर SO2 ज़्यादा उत्पन्न होता है वहाँ पर खुद वो उत्पन्न हो जाता है। तो जहाँ लाइकेन रहेगा आप समझ जाना, ओ यहाँ लगता है कि इस वातावरण में SO2 का मात्रा
कुछ ज़्यादा हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है SO2 से। तो यहाँ पर आंसर देखिए कौन है, अलगी तो नहीं, अलगी तो खुद नहीं है, सवाल अकेला। लाइकेन बी नंबर यही होगा, तो आंसर क्या होगा बी। लेकिन आप आगे का भी चॉइस पढ़ेंगे, चूँकि हम तो आपको समझा रहे हैं और बता रहे हैं, तो आंसर आता है तो मैं मार देता हूँ, लेकिन आप वहाँ पढ़ेंगे। फंजाई, जिसको फंगी या फंजाई जो बोलते हैं, कवक, ये नहीं है। ऑल ऑफ दिस, ये सभी सही है, गलत। चूँकि अकेले अगर अलगी ग्रोथ करेगा तो नहीं होगा, अकेले अगर कवक यानी कि जो है फंजी यानी फंगी जो ग्रोथ करेगा वो भी नहीं होगा। लाइकेन जो होता है ये सूचक है, किसका सूचक है, SO2 प्रदूषण का, कि उस वातावरण में प्रदूषण हो चुका है। तो 8 का बी हुआ। 9 का ये अब सवाल, ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन करता है। टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को आप हिंदी में भी वही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं टी आपको लिम्फोसाइट। एक सेल है, एक प्रकार का कोशिका है जो हमारे इम्यून सिस्टम में होता है। इम्यून सिस्टम तो आप जानते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। हमारे अंदर बहुत सारे तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है आप जानते हो, श्वसन तंत्र, जिसमें सांस लेने के संबंधित जितने भी अंग हैं, ऑर्गन हैं। और आप कह सकते हो कि बहुत सारा सिस्टम है, जैसे बोन का सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स का सिस्टम है, नर्व सिस्टम है जिसको ब्रेन से रिलेटेड कहते हैं। तो इतने सारे सिस्टम है। तो उसी में आपका जो है बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें कि बाहर निकलता है वेस्ट मटेरियल, बेकार पदार्थ। तो उसी तरह एक हमारे बॉडी में सिस्टम है जिसका काम है हमारे बॉडी को रक्षा करना, उसका नाम है इम्यून सिस्टम। तो उसमें बहुत प्रकार के सेल होते हैं, आपने पढ़ा होगा अगर डीपली पढ़ा होगा तो। अगर डीपली नहीं पढ़ा है फिर भी तो आपने सुना होगा कि बी सेल, बी लिम्फोसाइट, टी सेल या टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल, ठीक है, बहुत सारा सेल होते हैं। नेचुरल किलर सेल, मैक्रो जो है ये जो है मैक्रोफेज कहते हैं। तो बहुत सारा चीज़ होते हैं जो कि हमारा इम्यून सिस्टम है। तो वो सेल का काम है कि बाहरी चीज़ जैसे मेरे अंदर आता है उसको मारना। लेकिन लगभग जितने भी सेल हैं ये सब उत्पत्ति होता है बोन मेरो में। बोन मेरो किसको कहते हैं मैं बता दूं कि बोन मेरो जो आप हड्डी जो होता है, जो आप हड्डी देखें, हड्डी के बीच में जो थोड़ा भूरा टाइप का कह सकते हैं, हल्का जो है लाल भूरा होता है, तो वो जो हड्डी के बीच में होता है उसको कहते हैं बोन मेरो। तो ये जांघ का हड्डी जो हम लोगों का है, उस बीच में ये जो जांघ का हड्डी है आप लोगों का, हम लोगों का, तो ये जो हड्डी है आपका, ठीक है, इसके बीच में जो ये खाली जगह है, यहाँ पर जो मटेरियल भरा हुआ है इसी को बोन मेरो कहते हैं, ठीक है। तो जिसको कहते हैं आप अस्थि मज्जा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो जितने भी ये टी लिम्फोसाइट हो, बी लिम्फोसाइट है, सबका उत्पत्ति यहीं पर होता है। लेकिन कुछ का परिपक्व यानी कि मैच्योर यानी काम करने लायक इसी के अंदर होता है, कुछ काम करने लायक कहीं और जाकर के परिपक्व होता है। तो टी लिम्फोसाइट का ऑरिजिनेट यहीं पर होता है, यानी उत्पत्ति इसी बोन मेरो में होता है। ये जो बोन मेरो है इस बोन मेरो में ही होता है, इतना जान रहे हैं आप, ठीक है, बोन मेरो। लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट है ये परिपक्व होता है थाइमस जो होता है, यहाँ पर थाइमस होता है, जस्ट यहाँ पर जो ये आपका ये जो हड्डी है यहाँ बीच का जो रीब के दोनों तरफ से होता है उसी के जस्ट बिलो होता है, वहीं पर मैच्योर होता है। लेकिन यहाँ पर मैच्योर नहीं पूछा, देखिए सवाल थोड़ा टेढ़ा तो है। लोग कह देते हैं टी लिम्फोसाइट, टी का मतलब थाइमस, तो सोचता है कि थाइमस से ही प्रोडक्शन होता होगा, लेकिन गलत। ये उत्पत्ति होता है बोन मेरो से, लेकिन मैच्योर होता है यानी परिपक्व होता है, काम करने लायक होता है कहाँ पर, थाइमस में। अगर पूछेगा परिपक्व कहाँ होता है तो बोलेंगे थाइमस। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो मैंने बोला था आपको कि कहाँ पर मारेंगे, टी यहाँ पे बोन मेरो मारेंगे, यानी कि थाइमस नहीं मारना है। तो बोन मेरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा, तो हिंदी वाले अस्थि मज्जा मारेंगे और अंग्रेजी वाला क्या मारेंगे, बोन मेरो। तो इसका बोन मेरो में चॉइस जो है आपका कौन है, ए नंबर ही है, तो 9 का ए चॉइस होगा, ए सही है। 9 का क्या होगा, ए सही है। तो 9 का ए सही है, आपने देखा।
9 का आंसर क्या होगा? ए। यहाँ पर लिख दिया ए आंसर। ठीक है, चलिए एकदम पेशेंस बना के रखो, क्योंकि पेशेंस के एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 15 क्वेश्चन तो आज करेंगे ही, और 15 क्वेश्चन नेक्स्ट दिन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब कि लेक्चर में करेंगे। और जहाँ भी दिक्कत हो तो पूछा करो, मैं तो अब कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, और कम से कम ऐसे कॉन्सेप्ट बने जो कि आने वाला जो बिहार बोर्ड में जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आपको एक अंदाज़ा मिल जाए कि नहीं ऐसा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसा ही हमको बनाना है और ऐसा सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाइए, तो फिर से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ। ये तो 9 का आंसर क्या था? ए। हाँ, आगे जो है हनी इज मेड बाय, ये बहुत सिंपल सवाल है, आप 9th-10th में ही पढ़ेंगे। हनी का मतलब मधु होता है, शहद होता है, तो हनी इज मेड बाय, यानी हनी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो मधुमक्खी के द्वारा कहना यह उचित होगा। मैं जानता हूं कि आप यही सोच रहे होंगे कि हनी किससे बनता है? मधुमक्खी से। तो मधुमक्खी में 3 तरह का श्रेणी है, पता है? एक होता है वर्कर, काम करने वाला, कार्यकर्ता, और दूसरा होता है नर, जिसको मेल कहते हैं, और तीसरा होता है क्वीन, जो कि उस पूरा खोता जो होता है, वो जो मधुमक्खी का खोता उसमें रानी होता है, जिसको क्वीन बोलते हैं। तो इसमें सबका काम बटा हुआ है। रानी का काम है अंडे को देना, यानी कि जितने भी अंडे दे सकते हैं, जितने भी जनरेशन कर सकता हो, हैं, और सभी को, कॉलोनी वाला को क्या करना? गाइड करना। जो हम मधुमक्खी पूरा कॉलोनी में रहता है, पूरा छत्ता में रहता है। और मेल का काम है फर्टिलाइज करना, यानी कि निषेचन करना फीमेल से। लेकिन वर्कर का काम है क्या करना जानते हैं? हनी को लाना, यानी कि फ्लावर टू फ्लावर, यानी पुष्प जितने भी दिखेंगे सब पर जाके दौड़ दौड़ के जाएगा, वहाँ से जो है उसका नेक्टर, उसका रस को लेके आएगा और वो मधु बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ मधुमक्खी तो मन में आया ही होगा आपको सवाल, लेकिन मधुमक्खी यहाँ नहीं दिया हुआ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मेल हनी बी, यानी नर मधुमक्खी, गलत। क्वीन हनी बी, रानी मधुमक्खी, ये भी गलत। वर्कर हनी बी, वर्कर का मतलब कार्यकर्ता मधुमक्खी, ये आपका जो है सही है। तो यहाँ पर इसका सी नंबर चॉइस है। तो सी नंबर में क्या है आपका? वर्कर हनी बी, हनी बी। ठीक है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्य, दिख रहा होगा, कर्ता मधुमक्खी, यही जो है आपका सही होगा। यही कार्यकर्ता मधुमक्खी ही क्या करता है? हनी, यानी शहद का निर्माण करता है। ठीक है, अब 11 नंबर आ जाइए सवाल। 11 में क्या कहा गया है देखिए तो, सीमेन इज फ्रोजन इन, फ्रोजन का मतलब जमाना, अब सीमेन का मतलब होता है ऐसे, तो इसको हिंदी में आप जानते हैं, इसको कहा जाता है वीर्य, सीमेन। देखिए गांव में जो काऊ को, जो गाय है, उसको देखते हैं कुछ लोग निषेचन करने आता है, तो उसका जो बॉक्स होता है वो एक तरह का कंपाउंडर कह सकते हैं, जो गाय को जो है फर्टिलाइज करने आता है। तो उसके बॉक्स में देखिएगा आइस रहता है, लेकिन उसमें जिसमें ये सीमेन डालता है, सीमेन, वो रहता है उसमें लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन क्या करता है? बाहरी चीज़ों से मतलब कि रिएक्शन करने नहीं देता है और बचा के रखता है किसको? सीमेन को। तब किसी के जो है गाय को फर्टिलाइज किया जाता है, ठीक है, उसके मतलब कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी रिप्रोडक्टिव जनन नली में डाल करके। तो ये जो सीमेन है कहता है किसमें फ्रोजन किया जाता है? किसमें? आइस में, बर्फ़ में तो नहीं कहेंगे, बर्फ़ में तो ठीक है रखते हैं उसको ठंडा के लिए, नाइट्रोजन ठंडा तो रहता ही नाइट्रोजन, वहाँ बर्फ़ भी रहता है, लेकिन वो किस में रखा जाता है इस सीमेन को? उस नाइट्रोजन, यानी तरल नाइट्रोजन में, जिसको कहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। तो इसका जो चॉइस है अब देखिए क्या है, ए नंबर है लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन। रेफ्रिजरेटर जो जानते हैं, फ्रिज जिसको कहते हैं, उसमें भी नहीं रखा जाता। आइस, बर्फ, उसमें भी ऑल ऑफ दिस कहता है, सभी में। तो लोग तो कहेंगे सभी में, लेकिन नहीं, इसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा, उसका आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि ए में ही दिया हुआ है क्या आपका? लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन।
ट्रोजन, यही आंसर होगा। तो अभी तक आपने 11 सवाल किए, अभी करेंगे कुछ सवाल और, अभी बहुत तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना है। तो इसको मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट आराम से ये सब का क्या कर सकते हो, ले सकते हो। और जो भी दिक्कत हो इसमें, मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होने वाला है, लेकिन अगर दिक्कत हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल आ जाइए, 12 नंबर। विच डिजीज फाउंड इन हैन, विच डिजीज इज फाउंड इन हैन। हैन तो जानते हैं बर्ड है आप, तो इसमें कहता है स्मट। स्मट जो होता है गेहूं सबका बीमारी है, गेहूं जानते हैं स्मट। और कोलरा तो हम लोग में होता है, जानवर में होता है कोलरा, जिसको हैजा कहते हैं। और कहता है ए और बी दोनों सही है, गलत है, ये ए और बी दोनों सही नहीं है। एक प्लांट का बीमारी है, एक हम लोग का जो है ज़्यादा करके हम लोग में भी होता है, मानव में भी होता है, और आपका जो है कुछ एनिमल्स वगैरह गाय भैंस में भी होता है कोलरा, ठीक है। रानीखेत, ये रानीखेत डिजीज बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि बर्ड में होता है। और जानते हैं हैन क्या है, बर्ड है। तो यही कहता है विच डिजीज इज फाउंड इन हैन, यानी कि मुर्गी में कौन सा बीमारी इसमें से है, तो रानीखेत डिजीज है। और ये बहुत प्रचलित डिजीज है। रानीखेत वायरस से होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस से, लेकिन ये बर्ड में होता है, पक्षी में। तो ये हैन भी बर्ड है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे रानीखेत सही है। तो आंसर नंबर डी होगा। आंसर क्या होगा इसमें, डी, जिसको आप कहते हो रानीखेत। हिंदी में वही होगा जी, रानीखेत, ठीक है। यानी कि हैन में, हैन तो है भाई, हिंदी तो इतना जानते हैं कि इसमें हिंदी कुछ करना नहीं है। विच डिजीज, कौन सा बीमारी मुर्गियों में होता है, इसमें चारों में। तो स्मट दिया था, कोलरा दिया था, कहता था ये दोनों सही है। और डी नंबर था रानीखेत। तो रानीखेत वायरस से होता है, ये भी आपको बताइए किसके द्वारा होता है, वायरस से। ये कभी कभी पूछ देता है रानीखेत किससे होता है, बैक्टीरिया से, या फिर फंजाई से, या फिर कह सकता है प्रोटोजोआ से, या वायरस से। तो वायरस बोलना है आपको। तो ये आपका 12 हुआ। आइए 13। ये सवाल में थोड़ा दम है, लेकिन याद है तो कोई दम नहीं है। फ्यूजोजेन, फ्यूजोजेन आगे बढ़ गया क्या, नहीं, ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर। कल्चर इज, कल्चर मतलब होता है संवर्धन। प्रोटोप्लास्ट का हिंदी आप प्रोटोप्लास्ट ही याद रखेंगे, प्रोटोप्लास्ट संवर्धन। अब फ्यूजोजेन का मतलब होता है मिलाने वाला, फ्यूज कराने वाला, संलयित कराने वाला। तो यहाँ हुआ संलयित कहेंगे, संलयित करने वाला। तो प्रोटोप्लास्ट संवर्धन में संलयित करने वाला कौन है, बहुत अच्छा सवाल है। तो पहली बात तो आप प्रोटोप्लास्ट के बारे में जानते हो, तो मैंने आपको ये बता चुका हूँ, क्योंकि इसका एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस समय मैं चेहरा को नहीं दिखा पा रहा था। मेरे पास जो अवेलेबल था मैं वही करता था, और अवेलेबिलिटी तो मेरे पास वही था कि आप जो है कुछ नोट्स लिख करके उसी में समझाएं और बच्चों को अपलोड कर दें, तो वही करते। तो उसी में मैंने बताया था कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। समझिए, जैसे प्लांट का सेल है, तो प्लांट का सेल है, तो प्लांट के सेल में सेल वाल होता है। जितना भी पादप कोशिका है, प्लांट का कोशिका है। चूँकि आप जानते हो दुनिया में जितने भी जीव हैं सब सेल से बना होता है, कोशिका से बना होता है। जितना भी दुनिया में जीव है, चाहे हम हैं, आप हैं, या जितना प्लांट है, और सब सेल से बना हुआ है। तो हम लोग में बाहर में सेल वाल नहीं होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन से, कोशिका झिल्ली से। लेकिन ये जो प्लांट है वो सबसे बाहरी जो लेयर होता है वो कोशिका भित्ति होता है। समझेंगे बात को।
और इसके अंदर जो होता है आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और बीच में न्यूक्लियस है और बहुत चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हमको बस टेक्निक जानना है। तो कहता है कि अगर ये प्लांट का सेल वाल को उड़ा दिया जाए, यानी सेल वाल को ख़त्म कर दिया जाए, अगर इस प्लांट का, चूँकि हम लोग में होता नहीं है तो हम लोग सेल वाल ख़त्म नहीं कर सकते, चूँकि होता ही नहीं तो कहाँ से करेंगे। लेकिन अगर ये जो प्लांट का सेल वाल है ख़त्म कर देंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, तो बहुत सारे एंजाइम की मदद से, जैसे पैक्टिनेज, सेल्यूलेज, ये सब एंजाइम डालने के बाद जो है इसके सेल वाल को तोड़ देगा। तो सिर्फ क्या बच जाएगा, आपका सेल मेम्ब्रेन। इसी को कहते हैं आप प्रोटोप्लास्ट। समझेंगे बात को, इसको क्या बोलते हैं आप, प्रोटोप्लास्ट। अब ये एक प्लांट का प्रोटोप्लास्ट हुआ, एक सेल का, दूसरे सेल का भी प्रोटोप्लास्ट ले लेंगे, इस दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराएंगे। तो फ्यूज जो कराते हैं एक केमिकल से, तो वही पूछ रहा है कि फ्यूजोजन, यानी कि इस दोनों को संलयन कराने वाला कौन है। एक प्रोटोप्लास्ट मानिए ए है और ये दूसरा प्रोटोप्लास्ट बी है। इस दोनों को संलयन किससे किया जाए, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इससे कैसे करेंगे, तो कराने वाला जो फ्यूजोजन कहलाता है उसका एक नाम है, जिसका नाम है पेज, शॉर्ट में कहते हैं पेज, और इसका नाम है पॉली एथिलीन ग्लाइकोल। नाम याद रखना पड़ेगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है बिहार बोर्ड में, लेकिन फुल फॉर्म पूछेगा तो 2-4 और मिलके पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा, क्योंकि टेढ़ा सब पूछता है। 5 नंबर का ऐसे ही नहीं पूछ देता आपका फुल फॉर्म, जैसे एड्स का पूछ दिया, ये सब हल्का स्कीट का पूछ दिया, और बहुत सारे जो आपके सिलेबस में है सब बाहर से नहीं पूछते हैं, जो भी आपका सिलेबस में है, जो भी आपके NCERT में है वही पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या टेक्निक बताया कि प्रोटोप्लास्ट, पहले आपने समझा किसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट आप उसे कहते हैं कि जब प्लांट का सेल यानी कोशिका का, प्लांट का कोशिका यानी पादप का कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति को हटा दिया आपने, तो अब ये सेल क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट। और 2 प्रोटोप्लास्ट अलग अलग को फ्यूज कराते हैं तो उसी को कहते हैं संलयित करने वाला कौन है, वही तो पूछ रहा है। तब इसका कल्चर करते हैं आप, दोनों को फ्यूज के, दोनों का न्यूक्लियस एक में हो गया, दोनों का न्यूक्लियस A और B दोनों एक में हो गया, दोनों मिलेगा। इसका कुछ बहुत ज़्यादा उद्देश्य है, हाइब्रिडाइजेशन सब करते हैं हम लोग, 2 प्लांट का गुण को एक प्लांट में मिक्स करते हैं। चूँकि अभी मैं उस टेक्निक को पूरा डिटेल में नहीं कर सकता, बस इतना कर सकता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव आता है उसको अच्छा से कॉन्सेप्ट बना दूँ। तो प्रोटोप्लास्ट को जो यहाँ पर कल्चर करता है, फ्यूजोजन कौन है, तो फ्यूजोजन जो है आपका पेज है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है, हिंदी में भी वही नाम रहता है आपका, क्या रहता है, पॉली एथिलीन, इथिलीन नहीं लिखेंगे, एथिलीन लिखेंगे, ग्लाइकोल के द्वारा 2 प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट बना, तो देखते हैं कौन है। तो यहाँ पर है लिक्विड नाइट्रोजन, गलत, A नंबर। B नंबर है पेज, PEG पेज, तो यही सही है। आगे क्यों बढ़ेंगे जी, आगे है आपका लैक्टिक एसिड, ऑल ऑफ दीज। लैक्टिक एसिड तो क्या है, एक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है। ऑल ऑफ दीज इसमें सभी सही, तो गलत है, सीधा B आंसर होगा। आंसर इसका क्या होगा, B, किसका, 13 का, जिसका नाम क्या है, पेज। थोड़ा सा सवाल अच्छा था, लेकिन इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो सवाल हैं, जो इन्फॉर्मेशन पे आधारित सवाल हैं, थोड़ा सा याद भी करना पड़ता है और कॉन्सेप्ट भी लेना पड़ता है आपको। तो दोनों चीज़ करना है तो थोड़ा सा डिटेल में तुमको जाना ही पड़ेगा और आपको अच्छा से स्टडी करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी इन वेल, ठीक है, नहीं तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे भागेगा। आपका 14 आइए, बड़ा अच्छा सवाल तो नहीं है, ये भी इंफॉर्मेशन है। ऑन्कोलाइव जी, और जी हिंदी में भी कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ
इज द स्टडी ऑफ, स्टडी मतलब अध्ययन। कहता ऑन्कोलॉजी जो है किसका अध्ययन करते हैं, ऑन्कोलॉजी है क्या। तो मैं एक चीज़ बताऊं कि एक चीज़ आप जानते हो, जैसे कि आप जानते हो बायोलॉजी, समझना मेरी बात को। तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि बायो का मतलब होता है जीव, तुम समझते हो और जानते हो, और लॉगी का मतलब होता है आपका स्टडी, जिसको कहते हैं हिंदी में अध्ययन। यानी कि जीव का जिसमें अध्ययन करते हैं तो बायोलॉजी। तो लास्ट में देखिए लॉजी है, तो लॉजी का मतलब अध्ययन, ऑन्को का मतलब होता है कैंसर। तो यानी कि स्पष्ट हो गया कि कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जिस तरह बायोलॉजी में जीव का अध्ययन यानी कि लाइफ का जो है स्टडी को क्या कहते हैं, बायो का मतलब लाइफ यानी जीव, और लॉगी का मतलब स्टडी अध्ययन। तो उसी तरह बहुत सारे हैं, वायरोलॉजी, वायरो का मतलब वायरस, लॉजी का मतलब स्टडी वायरोलॉजी। बहुत सारे, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया हो गया, लॉजी मतलब अध्ययन। उसी तरह ऑन्कोलॉजी का मतलब ऑन्को का मतलब कैंसर और लॉजी का मतलब अध्ययन। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन किस में होता है, कैंसर का। तो यहाँ पर देखिए है कैंसर, हाँ ए नंबर है कैंसर, तो ए नंबर ही मारेंगे। कैंसर आप जानते हो, कैंसर को हिंदी में कैंसर ही कहिए, ऐसे कर्क रोग कहा जाता है, कर्क रोग। तो कर्क रोग प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शब्द जो हैं इंग्लिश वाला वो हिंदी में ही प्रचलित हो चुका है। जैसे कि आप स्कूल, आप कौन बोलता है विद्यालय, हम इस स्कूल से पढ़े हैं। उसी तरह ब्लड, ब्लड को आपको कोई कहता है, किसी का अगर मान लिया कि एक्सीडेंट भी हो गया या किसी को ब्लड चढ़ रहा है तो गाँव में भी बोलता है कि खून नहीं चढ़ेगा, क्या कहता है, एक्सीडेंट हुआ उसको खून नहीं चढ़ेगा, उसको ब्लड चढ़ेगा। तो कुछ शब्द जो होते हैं इंग्लिश वाला वो भी पूरा का पूरा प्रचलित हो गया है हिंदी में। उसी तरह यहाँ पर कैंसर को भी लोग कैंसर कहते हैं, हर गांव में कैंसर, कर्क रोग बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये पे आंसर इसका 14 का क्या हो गया, ए। तो देखते हैं कि आपका वीडियो अच्छा खासा बन गया, हमको लगता है 45 मिनट का बन गया, और 14 क्वेश्चन है, अभी आधा पे पहुँचे हैं। तो आधा नहीं होगा तो नेक्स्ट करेंगे, पहले देख लेते हैं कितना बड़ा वीडियो बना। हाँ, तो आपका जो है लगभग 50 मिनट का वीडियो बना है, तो मैं नहीं चाहता कि और आपका वीडियो जो है लंबा हो। आप इसको देखो, पार्ट 1 किया मैंने, तो कह देंगे 2015 का पार्ट 1। तो यहाँ पर क्या है, ये पार्ट 1 मैंने बनाया, यहाँ पर आज पार्ट 1 यानी पार्ट 1 वीडियो, और पार्ट 2 वीडियो जो है, पार्ट 2 वीडियो या पार्ट 1 वीडियो हुआ। पार्ट 2 वीडियो जो है आपको नेक्स्ट डे आपको वीडियो बना के डाल देंगे, चूँकि बहुत बल्कि हो जाएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, तो या फिर वीडियो या लेक्चर, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप लोग बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा कम ही 1 घंटा का रहने देते हैं। तो तब तक आप इसको पढ़ेंगे, और मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत है ये सब में, अगर फिर भी आपको दिक्कत है किस में, ऑन्कोलॉजी या फिर इस चीज़ में, तो एक बार वीडियो देखने के बाद आप जो मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया है, जो मैंने पढ़ाया है आपको क्लास में, वो सबको आप सिंपल जो है एक बार अध्ययन करेंगे। डिजीज वगैरह में सब क्लियर किया है मैंने। फिर भी आपको दिक्कत होगा तो फिर भी आप कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास सब इन्फॉर्मेशन है कांटेक्ट का। तो तब तक आप पढ़िए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए।